सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं का, जो पुस्तक चलती है हिंदी अनिवार्य की, जिसका नाम है सृजन। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित प्रेम और मजदूरी पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके जो पिछले भाग है उन सब भागों के अंतर्गत हमने हल चलाने वाले जीवन के बारे में समझा, जाना, और ये माना कि हल चलाने वाला हो या गडरिया हो या कोई किसी प्रकार की मजदूरी करने वाले, सब वास्तव में देखा जाए तो त्यागी और तपस्वी ही होते हैं। जैसे अन्य साधुजन संतजन जिस प्रकार त्याग और तपस्या करते हैं, उसी प्रकार इनके काम को भी त्याग और तपस्या की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो एक मजदूर की मजदूरी चंद धातु के टुकड़े नहीं होकर के और उनसे प्रेम और आत्मीयता का भाव हमें रखना चाहिए, तभी हम उनके ऋण को कुछ चुका सकते हैं। ये सब बातें हमने पिछले भागों में पढ़ी थी। आज हम जो भाग पढ़ेंगे वह भी एक महत्वपूर्ण भाग है, प्रेम और मजदूरी। देखिए, हमने देखा होगा कि प्रेम और मजदूरी दोनों शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि मजदूरी भी हो और प्रेम की भावना भी हो, कार्य भी हो और प्रेम की भावना भी हो। ये किस प्रकार? यहाँ पर देखो एक बात आती है कि मुझे तो हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की गंध आती है। लेखक ने इस शीर्षक में पहली पंक्ति ये लिखी। तो देखिए, पहले मैं अंतर बता दूं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में जिस तरह की प्रगति हो रही है, जिस तरह के यंत्र बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, उनसे मनुष्य का जीवन काफी सरल हो चुका है और कई प्रकार के वस्त्र, चाहे अन्य जो हमारे उपयोगी चीजें हैं, वो यंत्रों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो पर एक बात जो इसमें विशेष गौर करने की है, क्या यंत्रों से बने हुए अर्थात मशीन से बने हुए सामग्री और हाथ से बनी हुई सामग्री, इनमें क्या कुछ भी अंतर नहीं है? इनमें बहुत अंतर है। इनमें अंतर यह कि जो हाथ से कुछ सामग्री बनती है, स्वयं व्यक्ति अपने हाथों से बनाता है, उसमें उसके आत्मीयता का भाव झलकता है। यहाँ पर इसलिए कहा ना, प्रेम में पवित्र आत्मा की गंध आती है। हाथ से बने हुए सामग्रियों में प्रेम में पवित्र आत्मा की गंध आती है। प्रेम से युक्त पवित्र आत्मा, उसने अपनी आत्मा से बनाया हो। इसे उदाहरण के तौर पर ये देखें, आप देखा होगा कि एक तो हमने स्वेटर खरीदा बाजार से स्वेटर खरीद के लाए, मशीन के द्वारा बना हुआ स्वेटर, और हमने उसको इस्तेमाल किया। एक स्वेटर है, हमारी माँ ने दिन रात मेहनत करके महीने 2 महीने में वो स्वेटर सिला कि सर्दियों में बालक सर्दी नहीं लगेगी, वो पहनेगा उसको तो उसको सर्दी नहीं लगेगी, ये सोच करके उसने स्वेटर सिला। अब दोनों में तुलना करके हम देखें तो क्या दोनों की कीमत एक नहीं हो सकती। एक में प्रेम और आत्मीयता का भाव है तो दूसरे में कमाने का भाव है। अगर मान लो संयोग से, कल्पना करो, संयोग से दोनों ही स्वेटर, एक जो बाजार से लाए वो स्वेटर हमारा खो गया, तो घर पे क्या कहेंगे सब? हमारे पिताजी या कोई भी घर के सदस्य क्या कहेंगे? इतने रुपए का नुकसान कर दिया, अभी तो कल ही तो लाया था, मैं अभी कल ही लाया था और आपने इतने रुपए का नुकसान कर दिया। तो रुपए की बात हुई। और माँ के हाथों से बना हुआ स्वेटर अगर खो जाता है तो क्या यही बात होगी? उसमें दूसरा प्रश्न आएगा, उसमें दूसरी बात कही जाएगी कि तुम्हारी माँ ने इतने प्रेम से ये स्वेटर सिलाया और उस प्रेम और से सिले हुए स्वेटर को तुमने खो दिया। तो वो बात आ गई प्रेम की और एक में कीमत की, दोनों में अंतर आ गया। तो यहां पर यही सबसे बड़ा अंतर है यंत्रों की सहायता से बने हुए और हाथ से बने हुए सामग्रियों में। जैसे यंत्रों से चित्र की बात की जाए, यंत्रों की सहायता से बने हुए चित्रों में निर्जीवता दिखाई दे रहा कि जो भी यंत्रों से चित्र बनते हैं, फोटो खींचती है, आजकल बहुत सुविधा हो गई।
जब चाहे जब मोबाइल से फोटो ले ली, कैमरे की भी आवश्यकता नहीं है, कैमरा भी हमारे हाथ में ही रहता है, 24 घंटे जेब में रहता है, और उस मोबाइल से हमने फोटो ले ली या कैमरे से ले ली। एक तो वो फोटो, एक स्वयं अपने हाथों से स्वयं तैयार करके और फोटो निर्माण किया, चित्र बनाया, तो क्या कैमरे से, यंत्रों की सहायता से खींची गई फोटो और हाथ से बनी हुई फोटो को हम समान श्रेणी में रख सकते हैं? यंत्रों से खींची गई फोटो में हमेशा निर्जीवता झलकेगी। क्या झलकेगी? निर्जीवता दिखाई देगी, और हाथ से बने हुए चित्रों में सजीवता प्रकट होती है, उसमें प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट होता है। इसलिए यंत्रों की, हाथ से बनी हुई सामग्रियों की तुलना यंत्रों से नहीं की जा सकती, काफी श्रेष्ठ वो होते हैं। चित्र बन गए तो चित्र से देखते ही हमको ऐसा होता है वास्तव में चित्र जैसे बोल पड़ेंगे। तो ये अंतर होता है यंत्रों से और हाथों से बनी हुई चीजों की। दूसरी, हाथ से बनी, जैसे कवि लेखक ने कहा, हाथ से बनी चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई गई चीजों में कहा। जो वास्तविक रस हाथों से बनी हुई चीज में आता है, हम अपने हाथों से कोई चीज निर्माण कर रहे हैं, चाहे छोटी कर रहे हैं, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है, अपनत्व का भाव होता है और प्रेम का भाव उसमें छिपा रहता है। तो इन सब, प्रेम का भाव उसमें छिपा रहता है। तो इन सब बातों को देखने के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा और प्रेम युक्त जो आत्मा है वह केवल हाथों से बनी हुई चीजों में ही निवास करती है, प्रेम का भाव उसमें ही समाहित रहता है। अब यहां पर जैसे उदाहरण दिया इसके लिए, अब उदाहरण में क्या दिया कि देखो, लेखक ने अपना एक उदाहरण दिया कि बचपन में उसने अपने क्षेत्र में, घर में जितनी सी जगह रहती है, बरामदे में जगह है या आगे लॉन में जगह है, उस लॉन में अपने हाथों से आलू उगाए। आलू तैयार हो गए, तैयार होने के बाद में आलू की जब सब्जी खाई या आलू को जब इस्तेमाल किया तो उसमें उसको आनंद की अनुभूति हुई। क्यों हुई आनंद की अनुभूति? आलू हम बाजार में देखे 10 रुपए भी किलो भी मिल जाते हैं, वो भी लेकर के आते हैं, और एक अपने द्वारा उगाए हुए आलू खाते हैं, तो दोनों में स्वाद में और खाने में अपने आप ही हमको अंतर की अनुभूति होती है। क्यों होती है? स्वाद वही है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कहीं कि मेरी मेहनत से बनी हुई चीज है ये। तो जो मेहनत से बनी हुई चीज है उसमें जो आत्मीयता रहती है, उसमें जो स्वाद रहता है, वह यंत्रों से बनी हुई चीज में कभी नहीं रहता है। हमने भी देखा होगा कि कोई मेहनत करके अपने हाथों से जंगल की झाड़ियों के बेर तोड़ के लाता है, तो उसको जो कांटे भी लगेंगे, सारी प्रक्रिया होगी, उसको जब खाने में उसको जो आनंद आता है, या उससे कोई ये कह दे कि तुम्हारे ये बेर 10 रुपए में दे दो, नहीं देगा वो 10 रुपए की, और दूसरा व्यक्ति उसी बेर को अगर 10 रुपए में खरीद कर लाता है, तो खरीद कर लाने वाले बेर में वो आनंद नहीं है जो कि हाथ से तोड़कर खाने वाले बेर में आता है। इसलिए कभी भी जो प्रयास ये रहे कि हम स्वनिर्मित वस्तु या अपने हाथों से जो बन सकती है वो बनाएं, और प्रेम का भाव क्योंकि उसके अंदर ही छिपा रहता है। ये आलोकने का उदाहरण दे दिया। अब घर व होटल के बने भोजन में अंतर, ये बहुत बड़ी बात बता दी। घर व होटल में बने भोजन में अंतर। देखो बच्चों, भोजन व्यक्ति होटल में भी करता है और घर पर भी करता है, लेकिन कभी आपने गौर किया घर के भोजन में और होटल के भोजन में क्या अंतर है? होटल के भोजन में और स्वादिष्ट चीजें होगी, बड़े बड़े हलवाई, विशिष्ट हलवाई उसको बनाते हैं, योग्य हलवाई उसको बनाते हैं। लेकिन जब हमारे सामने अगर होटल वाला ये पूछता है कि एक रोटी और ले लीजिए आप, फिर हम कहेंगे साहब पेट भर गया, अब बहुत दबा ली। वो कहेगा नहीं सर एक तो चली जाएगी। तो वो एक चली जाएगी, उसकी जो बार बार पूछने की अभिलाषा है, उसके पीछे भाव क्या छिपा रहता है कि अगर ये एक रोटी 2 रोटी और खा ले तो 1-2 रोटी की कमाई और हमारी हो जाएगी। प्रेम का भाव छिपा हुआ उसमें? बिल्कुल नहीं।
और दूसरी तरफ एक माँ अपने हाथों से पुत्र को भोजन कराती है और वह कहती है बेटा एक रोटी और ले ले, अभी खाया ही क्या तेने, एक और ले ले। तो इस प्रकार होटल में रोटी की पूछना और माँ द्वारा रोटी को पूछना, ये दोनों एक श्रेणी में नहीं हो सकता। माँ की भावना ये रहती है कि अगर ये एक दो रोटी और खा लेगा तो इसकी सेहत में बहुत अच्छी प्रगति होगी, और होटल वाले की इच्छा क्या रहती है कि एक दो रोटी और ले लेगा तो हमारी कमाई अच्छी हो जाएगी। अंतर स्पष्ट हो गया हो। एक तो घर और होटल दोनों के भोजन में, यहाँ पर उन्होंने लेखक ने अपनी प्रेयसी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक जो स्वाद है पत्नी के बने हाथों में और होटल के बने खाने में, वो स्वाद एक समान नहीं हो सकता है। अब अंत में जो बात कही है यहां पर, मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। कि मेरे गुरु ने यही कहा कि जो गुरु सिद्धार्थ अपने जो भी जिनको वो मानते हैं उनकी बात को सार निकाले, तो क्या सार निकलता है कि संयम करने, प्रेम से संयम करने का नाम ही योग है। कि व्यक्ति ज्यादा लालसा में न आकर के वो अंतर समझे यंत्रों की चीजों में और प्रेम से बनी हुई चीजों में, हाथों से बनी हुई चीजों में अंतर समझे, तभी जाकर वह अगर ये समझने लग गया, अपने हाथों से स्वनिर्मित वस्तु का इस्तेमाल करने लग गया, आत्मीयता का भाव समझने लग गया, तो निश्चित रूप से ये भी योग से कम नहीं है। यहां पर भी जैसे घर व होटल की बात आई थी, होटल, अब एक बात और देखो, या मैं इसी प्रेम और संयम का नाम योग रखा, ये बात कही। एक बात बताओ कि अगर हम नहाने के लिए नहा रहे हैं, किसी के घर पे गए मेहमान बन करके और हमने नहाने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि आप बाथरूम में चले जाइए, वहां पर नल में पानी आ जाएगा, आराम से नहाइए, और व्यवस्था उसमें साबुन और सब रखी हुई है, नहा लिया वो, फिर नहाने से। अब दूसरी तरफ किसी घर में ऐसे में जाए कि ठीक है आप नहाइए, नहाने की इच्छा है नहाइए, और अभी आपके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, और कई किलोमीटर दूर जाकर कुएं से पानी भर करके और उसकी व्यवस्था वहां की जा रही है, तो बताओ आत्मीयता किसमें छिपी हुई है। एक ने तो सीधे कह दिया नल में वहां पानी है, वहां जाकर के आप स्नान कर लीजिए, दूसरे खुद 2 किलोमीटर दूर जाकर के पानी भर के लेके आए और उनके नहाने की व्यवस्था की, तो आत्मीयता का भाव किसमें झलकता। तो जहां पर मजदूरी अर्थात मेहनत नहीं होगी, कर्म नहीं होगा, वहां पर इतना प्रेम का भाव नहीं झलकता। यंत्रों से वो सुविधा या सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यंत्रों के माध्यम से हमको वह वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो कि हाथों से बनी हुई चीजों में होता है। तो ये बात प्रेम और मजदूरी के अंतर्गत बताई गई है। अब रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में प्रसंग में जैसे बता रहा हूं मैं पिछले भागों में, वैसी भाषा हमको इस्तेमाल करनी है कि यहां पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत अध्यापक क्यों लगाया ये तो पता लग ही गया। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसके पश्चात इसमें क्या बताया गया है कि इसमें यंत्रों से बनी हुई वस्तुओं या यंत्रों से बनी हुई वस्तुओं और हाथ से बनी हुई वस्तुओं में अंतर बताया गया है। ये इसमें यहां पर वो लिख देंगे, व्याख्या लिखी हमने
व्याख्या जिस प्रकार बताई है उस प्रकार विशेष बढ़ा करके उसको लिख सकते हैं। और विशेष में जो बातें पिछले भागों में बताई थी वही बातें इसमें भी आएगी कि भाषा सरल सुबोध और बोधगम्य है। भाषा सरल सुबोध और बोधगम्य है। इसके अलावा जो तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय जो भी शब्दावली प्रयोग की गई है तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसे निर्जीव और ता भाव वाचक संज्ञा बनी लेकिन ता प्रत्यय भी लगा, तो यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो हाथों से बनी हुई वस्तुओं का जो आनंद है उसका इसमें बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको विशेष लिख देंगे। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए उनको और समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार के अब क्या होता है आगे मजदूरी और प्रेम में क्या क्या बातें आती है उन सब की जानकारी हम अगले भाग में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।